सहारा प्रणाम। आप देख रहे हैं सहारा समय, मेरे यानी नवजोत सूदन के साथ। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। तालिबान हुकूमत से भारत को बढ़ता खतरा। जी हां, जिस तरह पिछले 3 दिनों में तालिबान के लिए पाकिस्तान ने पंजशीर में एयर अटैक किया और तालिबान ने इसके चलते पंजशीर के कई इलाकों पर कब्जा जमा लिया। मंगलवार को आईएसआई चीफ की तालिबान के बड़े नेता मुल्ला ब्रादर के साथ पाकिस्तान और तालिबान के समीकरणों को लेकर एक अहम बैठक होने जा रही है। तालिबान ने चीन को अपना सबसे अहम सहयोगी करार कर दिया है और अब चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर में शामिल होने की इच्छा जताई, जो कि पाक अधिकृत कश्मीर से होकर जा रहा है। इससे साफ है कि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान में भारत की पकड़ कमजोर होगी, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता के मामले में भी भारत के असर कमजोर पड़ सकता है। भारत ने अफगानिस्तान के विकास में 3 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश किया है। ईरान के चाबहार पोर्ट तक का रास्ता तैयार कर व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का रोड मैप भी तैयार किया। लेकिन तालिबान की सत्ता पे आने के बाद भारत के निवेश पर भी असर पड़ने की पूरी संभावना है, क्योंकि तालिबान को पर्दे के पीछे से जो चला रहा है वो है पाकिस्तान, और पाकिस्तान भारत की छवि को बिगाड़ने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। चीन उसकी इस कारगुजारियों में उसका साथ दे रहा है। तो जिस तरह से 15 अगस्त के बाद अफगानिस्तान में हमने देखा है कि तालिबान ने सत्ता पर कब्जा किया और उसके बाद एक तरफ उसने कहा कि वो चीन को अपना अहम सहयोगी मानता है, तो दूसरी तरफ वो कहता है कि पाकिस्तान, हम देख रहे हैं किस तरह से पाकिस्तान लगातार उसको सपोर्ट कर रहा है। तो भारत के लिए वेट एंड वॉच स्ट्रेटेजी के आगे भी क्या कुछ दिक्कतें रहेंगी, ये भी देखना होगा। और साथ ही साथ पंजशीर, जिस तरह से हम देख रहे थे कि तालिबान के लिए एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन अब जिस तरह से पाकिस्तान के सपोर्ट के साथ पंजशीर पर कब्जा हो रहा है, तो वो भी भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रहा है। तो आपको बता दें कि लगातार तालिबान ये कोशिश करता रहा, तालिबान ये कहता रहा कि वो ये नया तालिबान 2.0 जो है वो अलग है, वो उदार है, वो पहले जैसा नहीं है, लेकिन दोहरा चरित्र जो है वो सामने आ ही जाता है। और हमने देखा कि किस तरह से वो जब अपने लोगों पर इस तरह से जुल्म ढा रहा है, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो उदार रहेगा। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। उनसे जानेंगे क्या कुछ स्ट्रेटेजी रहेगी इंडिया की, क्या वेट एंड वॉच से आगे हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। और पॉलिटिकल एनालिस्ट अनिल गर्ग जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, हम इनसे समझेंगे कि क्या कुछ अब हमें सोचना होगा। अनिल जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी और समझूंगी कि जिस तरह से ये तालिबान का दोहरा चरित्र हम देख रहे हैं, एक और वो कहता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो कश्मीर मसला है उस पर वो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन दूसरी ओर जिस तरह से वो पाकिस्तान के सपोर्ट से पंजशीर को कब्जा कर रहा है और अब उसने ये भी कह दिया कि चीन जो है वो उसका अहम सहयोगी है, तो इस बीच क्या भारत को वो इतनी इंपॉर्टेंस देगा? देखिए, बात ये है कि पहली बात तो तालिबान ने कभी ये नहीं कहा कि वो कश्मीर के मसले पे कुछ नहीं बोलेगा। अभी कुछ दिन पहले आपने बयान सुना होगा, उसने कहा था जहाँ जहाँ कश्मीर समेत जहाँ जहाँ मुसलमानों पे कोई ज्यादती हो रही है या मुसलमानों के साथ कोई दुर्व्यवहार हो रहा है, उस सब के साथ वो खड़ा है, जिसमें उसने कश्मीर का नाम स्पेशली रूप से लिया था। एक बात। दूसरी बात, अभी आपने देखा होगा कि वो शपथ ग्रहण की तैयारी कर रहे हैं। किन किन देशों को उन्होंने बुलावा भेजा है, इसी से स्पष्ट हो जाता है कि उनको किस किस से मदद की उम्मीद है। उन्होंने ईरान को बुलाया, उन्होंने रशिया को बुलाया, उन्होंने चाइना को बुलाया, पाकिस्तान को बुलाया, तुर्की को बुलाया और कतर को बुलाया। सिर्फ 6 देशों को उन्होंने अपने शपथ ग्रहण में बुलाने की सोची है। अभी तारीख निश्चित नहीं हुई, लेकिन मान के चलते हैं अगले 2-4 दिनों में शपथ ग्रहण हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि तालिबान के चरित्र के बारे में भारत कभी संशय में था ही नहीं। 20 साल पहले जब तालिबान आए था तब भी उनको ठीक से मालूम था क्यों कंधार में लिया गया। हमारा जो यहाँ से जो हमारा विमान अपहरण हुआ था, वो कंधार ही क्यों गया, वो और क्यों नहीं गया? क्योंकि उनको मालूम था कंधार में जो वहाँ पे सत्ताधीश हैं, जो वहाँ पे सत्ता में बैठे हैं, वो सब हमारे दोस्त हैं, और उन्होंने उस तरह से उनका प्रदर्शन भी रहा।
तो भारत कंधा इसके बारे में, तालिबान के बारे में कभी संशय में नहीं रहा। भारत की समस्या एक ये जरूर है, क्योंकि अभी मैंने पिछली बार जब आया था मैंने बोला था उस समय भी कि पाकिस्तान टीवी और उसके एंकर और उसके पाकिस्तान के सरकार के प्रवक्ता चीख चीख के कह रहे हैं कि तालिबान ने अभी अफगानिस्तान को कब्जा में लिया है, अब उनकी मदद से हम पीओके को भी छुड़ाएंगे, उसके बाद आज़ाद कश्मीर कराएंगे। यानी उनको ये उम्मीद है कि तालिबान एक बार अफगानिस्तान में सेट हो जाए, उसके बाद वो पीओके के रास्ते से कश्मीर में भी हलचल करेंगे और उसको आज़ाद कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, विनोद दत्ता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जिस तरह से पीओके एक बड़ी अब हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि तालिबान से जो भी अब जेल से जो रिहा हो रहे हैं वो भर भर के, ट्रक भर भर के उन्हें पीओके शिफ्ट किया जा रहा है। अब जिस तरह से पाकिस्तान और चीन के सपोर्ट से तालिबानियों का संगठन भी अब एक्टिव हो जाएगा घाटी में, अभी बहुत मुश्किल से 370 हटने के बाद जिस तरह से हम देख रहे थे कि ऑल आउट मिशन चल रहा है, क्या फिर वही दिन वापस आ जाएंगे जहां घाटी में अशांति रहेगी? नवजोत, आपने ठीक कहा, क्योंकि आप ये देखिए कि पहले जो अफगानी या तालिबान तंजीम से जो लोग ताल्लुक़ रखते थे वो घाटी में देखे गए थे, वादी कश्मीर में जी। और वो दहशतगर्दी लॉन्च किया गया था, जो लॉन्च पैड से वहाँ से किया गया था। जैसा आपने बताया कि ये रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि उनको पीओके में उनको भेजा जा रहा है, तो उनको ये तैयार किया जा रहा है कि उनको जैसे ही अभी तो खैर जितने भी दर्रे वगैरह हैं वो बंद हो जाएंगे, या दर्रे बंद होने से पहले उनको जो लॉन्च पैड्स हैं वहां से घाटी में उतारा जाए जी। दूसरी चीज, भारतीय सशस्त्र सेनाएं और इंटेलिजेंस एजेंसीज इस पे क्लोज वॉच रख रही हैं जी। अफगानिस्तान ये चाहेगा, देखिए, जो चाहे वो लश्कर हो, चाहे जैश हो या कोई और तंजीम हो, उनके जो ताल्लुकात हैं वो तालिबान से बहुत गहरे और पुराने हैं, और भारत को ये अंदेशा है। देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान बड़े खुले तौर पे तालिबान की सपोर्ट कर रहा है जी, उसमें चीन को हम बिल्कुल दरकिनार नहीं कर सकते। चीन का एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट है और बहुत बड़ा हाथ है जी। और पाकिस्तान केवल चीन की जो पीछे से बैकिंग है उसके ऊपर हुंकार भर रहा है। अभी आप ये देखिए, आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद वहां गए जी। जो पाकिस्तान चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं वो जाने की तैयारी में है। तो इस तरह के जो क्योंकि वो चाहेंगे कि भारत में दहशतगर्दी को दोबारा रिवाइव किया जाए। अब देखिए, ईस्टर्न अफगानिस्तान में एक जगह है लोया पक्तिका, वहां एंटी इंडिया जो फर्वर है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो रिपोर्ट्स ये भी आई हैं कि वो उसको जागृत करना चाहेंगे, या उसको वो वहां से उसको थोड़ा सा दे विल स्टार्ट बॉइलिंग अप द एंटी इंडिया कैंपेन देयर। तो हमें ये चाहिए कि भारत को थोड़ी सी प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। देखिए, आपने खुद ही कहा कि 3 लाख करोड़ रुपए का हमारा इन्वेस्टमेंट वहां है जी। आप ये देखिए, स्ट्रेटेजिकली अफगानिस्तान बड़ी अच्छी लोकेशन पे है, और जिसका वर्चस्व अफगानिस्तान में रहेगा, आपने देखा सोवियत संघ भी आया, अमेरिका भी आया, हालांकि चीन वहां अपनी डायरेक्ट दखलंदाजी नहीं करेगा, लेकिन चीन का जो पिट्ठू है वो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान ये पैसा उसको कहीं से आ नहीं रहा है, तो केवल चीन है जो उसको पैसा दे रहा है, और वो एक चीन का साउंड बोर्ड बनके वहां अपनी उनकी जो सरकार है उसकी मदद करेगा। और इसका जो इम्पैक्ट है, क्योंकि देखिए, पाकिस्तान में कोई भी सियासत या कोई भी सरकार या कोई भी सेना पाकिस्तान की जो है वो मुकम्मल या सक्सेसफुल नहीं हो सकती जब तक आप कश्मीर कार्ड प्ले नहीं करेंगे जी। और भारत को इसके ऊपर बिल्कुल तवज्जो, ध्यान और उसको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। ठीक है अनिल जी, जिस तरह से अब तक वेट एंड वॉच हमारी स्ट्रैटेजी रही है, लेकिन अब वेट एंड वॉच से काम नहीं चलेगा। अब हमें स्ट्रैटेजी बढ़ानी होगी, एक नेक्स्ट स्टेप लेना होगा, क्योंकि जो ये इकोनॉमिक कॉरिडोर चीन और पाकिस्तान पीओके से निकाल रहा है, एक ये बड़ी चुनौती है भारत के लिए। देखिए, भारत वेट एंड वॉच ही नहीं कर रहा है, सिर्फ भारत की जो एजेंसियां बिल्कुल सतर्क हैं। मैं आपको एक खबर वो देना चाहता हूं, अभी पीछे अपनी मीडिया में कुछ चैनल पर चल भी रहा था, अभी तो ऑनलाइन भर्ती शुरू कर रखी है आईएसआई ने कश्मीरी युवकों की। यानी वो 2 तरीके से लड़ना चाहता है। एक पीओके में जो दहशतगर्द तंजीम है, जितनी भी तंजीम है, जैसे मोहम्मद, लश्कर-ए-तौबा, तालिबान,
या फिर आप हक्कानी ग्रुप, कोई भी समझिए, सब एक ही हैं, अलग अलग ग्रुप में काम करते हैं, अलग अलग नाम से करते हैं जी। वो वहाँ पे सीधे रूप में है। और जो अब भारत के हिस्से में जो कश्मीर है, जिसको भारत रूल कर रहा है अभी, उसमें वो ऑनलाइन भर्ती कर रहा है, उन लोगों को बहका रहा है, भड़का रहा है, उनको लग रहा है कि हम 2 तरीके से माइंड वॉश जो है वो शुरू कर दिया है। और अभी मेरे पास जो खबर आई थी, मैंने जो जानकारी में आई थी, करीबन 80 लोग उन्होंने ऑनलाइन भर्ती कर भी लिए हैं। यानी उन लोगों को फिर माइंड वॉश करेगा, उनको वहाँ पे लड़ने के लिए तैयार करेगा, उनको किसी तरह से हथियार देगा। और वो चाहता है कि भारत के नागरिक ही, जो कश्मीरी हैं, वो लोग ही भारत की सेना के खिलाफ लड़ें। उनका अगर खात्मा भी हो जाता है, अगर वो टर्मिनेट भी हो जाता है, तो उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, उनके लोग तो अपने यहाँ सेफ हैं। जहां तक पीओके का सवाल है, देखो पीओके भारत का हिस्सा है, ये सब जानते हैं, लेकिन अभी इस समय पाकिस्तान उस पर रूल कर रहा है। और चाइना की ये कोशिश है, सीपैक का बात हो या फिर अफगानिस्तान में जी एक बेंगराम एयरबेस है, वो चाहता है कि वहां पे उसका एक एयरबेस बन जाए। वहाँ पे लिथियम के बहुत भंडार हैं, उसको लगता है कि अगर मैं वहाँ पे प्रवेश कर जाता हूँ और मेरा वहाँ पे आधिपत्य हो जाता है, तो मैं लिथियम जो इतना बड़ा महंगा खनिज है वो मेरे हाथ आ जाएगा। पैसे की चाइना के पास कोई कमी नहीं है, तो वो पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान में अपना वर्चस्व चाहता है। अभी मेरे साथी बोल रहे थे शायद वो पाकिस्तान के थ्रू ही काम करेगा, मैं इससे थोड़ा डिफर राय रखता हूँ। मुझे लगता है वो सीधे रूप में अफगानिस्तान में एक बार वहाँ पे सत्ता ठीक से स्टेबल हो जाए, तो उसको जब लगे कि अब वहाँ पे स्टेबल हो गए हैं, तालिबानियों का खुला राज हो गया है जी, तो वहाँ पे वो सीधे भी जाएगा, वहाँ पे पैसा भी लगाएगा और अपना एयरबेस भी कायम करेगा। और उसको दूसरी चिंता एक और है, पीओके में जब तक पाकिस्तान का होल्ड रहेगा या तालिबान की मदद से वो लोग अपना होल्ड कर रख सकेंगे, तब तक ही सीपैक कामयाब होगा, नहीं तो सीपैक कामयाब नहीं होगा। लेकिन मैं अब इसको दूसरे तरीकों में भी देखता हूँ। देखिए, भारत में इस समय एक सशक्त सरकार है, निर्णय लेने वाली सरकार है जी। अगर पीओके में कोई ज्यादा हलचल होती है तो ये भी हो सकता है कि ये भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी साबित हो और भारत पीओके पे सीधा हमला भी कर दे। ये अभी राजनाथ जी का आपने बयान सुना होगा पिछले हफ्ते, उन्होंने कहा था भारत अपनी सुरक्षा के लिए कोई जरूरी नहीं सीमा पार नहीं करेगा, उसको लगेगा कि हमें सीमा पार करनी जरूरी है तो सीमा पार कर सकता है। यानी एक सीधा सीधा इशारा है, भारत के लोगों को ये बताने की बात है और विदेशियों को भी एक इशारा है कि अगर भारत की सुरक्षा पर खतरा आया तो भारत फिर से अटैक करने पर चूकेगा नहीं जी। जिस तरह से न्यू इंडिया की बात की जाती है, तो ये अब वेट एंड वॉच स्ट्रेटेजी नहीं होगी, अगर जरूरत होगा तो एक स्टेप आगे भी जाएंगे। मैं ये समझना चाहती हूँ कि एयरबेस अब जो यूज़ किया जा रहा है, पाकिस्तान को उसने अलाउ किया पंजशीर में, जिस तरह से उसको सपोर्ट मिल रहा है, या जिस तरह से बगराम एयरबेस की बात की जा रही है, इस तरह से भी खबर आ रही है कि शायद चीन जो है वो वहाँ पर कब्जा करेगा, तो ये कितनी बड़ी अगर हम देखें चुनौती होगी भारत सरकार के लिए? देखिए, चीन का जो एयरफोर्स है या उसकी जो एयरफोर्स की पैरिटी है, अगर न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ देखें तो उसके पास हमसे ज़्यादा जहाज है, हमसे ज़्यादा एयरफोर्स है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेज है उसको, वो टेरेन का है। क्योंकि उसके जितने एयरबेसेस हैं, चाहे आप गरगुंसा लीजिए, तो कोई भी लीजिए आप, जो एयरबेसेस हैं वो उस हाइट बैंड पे हैं जहाँ पे आप उनके जो एयरक्राफ्ट हैं वो 50% पे लोड लेके ही उड़ सकते हैं जी। तो उसकी जो एयरफोर्स की क्षमता है वो करीब आधी हो जाती है। उसने जब इंडिया के साथ फेस ऑफ हुआ था तो उसने पाकिस्तान में स्कार्दू एयरबेस का उसने उपयोग करना शुरू किया, जॉइंट एक्सरसाइज पाकिस्तान के साथ की जी। बगराम एयरपोर्ट बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है और उसका जो डिस्टेंस है, आप ये देखिए, जब सोवियत आया तब उसने बगराम पे अपना वर्चस्व रखा जी। अमेरिका ने अपने सारे ऑपरेशंस बगराम एयरपोर्ट से किए, क्योंकि बगराम से जो हमारा जो अंबाला बेस है जी, जहां रफाल वगैरह जो लोकेटेड है वो करीब 870 किलोमीटर है। आपका जो लद्दाख है वो 1000 किलोमीटर है और ये लोअर हाइट बैंड्स में है। तो यहाँ अगर चीन अपना वर्चस्व या अपना, देखिए चीन ये बात कर रहा है कि मैं इसको लीज पे ले लूंगा या हम अफगानिस्तान को कुछ पैसा दे देंगे, हम उसके एयर ऑपरेशंस देखेंगे। तो चीन हमेशा इसी तरह का जो दाना है वो डालता है देशों को। आप चाहे श्रीलंका में हम्बनतोता देख लीजिए, आप चाबहार में उसने बड़ी सर्जिकल तरीके से भारत को एकदम निकाल दिया। वहां जो जरांग दिलराम जो आपका रोड लिंक है, या वो आप ये देखिए जो काबुल से सीधा काराकोरम से जो रोड ज्वाइन कर रहा है, तो वो ये चाहेगा कि सब चीज पे चीन का कब्जा हो। और वो, क्योंकि देखिए अफगानिस्तान में भी पैसे की कमी है, वो भी चाह रहे हैं कि उन्हें कहीं से पैसा मिले जी, और चीन बिल्कुल तत्पर है ये उनको मदद करने के लिए। तो हमें, भारत को भी ये चाहिए कि अपने जो हमारे इंटरेस्ट थे, चाहे वो डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट हो, चाहे हमारा कोई मिलिट्री की उनकी ट्रेनिंग हो, क्योंकि हमारे जो डिफेंस
ताल्लुकात थे अफगानिस्तान से बड़े अच्छे थे जी। उनके ऑफिसर्स यहाँ हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेते थे। तो हमें चाहिए कि कोई ट्रेनिंग टीम या इस तरह से हमें भी अपना बेस, जैसे देखिए भूटान में हमारी एक ट्रेनिंग टीम है जी। और हमें इस तरह का कोई अपना फुटप्रिंट मिलिट्री तौर पे, डिप्लोमेटिक तौर पे रखना चाहिए। लेकिन हाँ देखिए, जैसे ही समीकरण उभर के आते हैं कि अब क्योंकि वहां भी काफी उहापोह या कंफ्यूजन की सिचुएशन है, वहां भी करीब जी, डिफरेंट संगठन है, तो वो आपस में ही जिस तरह से लड़ रहे हैं सत्ता पे काबिज होने के लिए, तो हो सकता है कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी हो जाए। अनिल गर्ग जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जिस तरह से अगर भारत का मैं रुख बोलूँ, पहले भी जब तालिबान सत्ता पे था तो हमने उसको सपोर्ट नहीं किया था। 15 अगस्त के बाद भी हम वेट एंड वॉच स्ट्रेटजी में हैं और कहीं ना कहीं जितना हमारा इन्वेस्टमेंट रहा है अफगानिस्तान में, तो अब जिस तरह से पाकिस्तान और चीन सपोर्ट कर रहा है, क्या वो भारत के साथ अलाय होगा? नहीं, मेरा ये कहना है तालिबान के साथ भारत के रिश्ते बहुत मधुर होने का कोई ऐसा लगता भी नहीं है। वजह क्या है, ना तो इतिहास ने हमें दिखाया है कि तालिबान हमारे साथ हो सकता है, क्योंकि तालिबान की उत्पत्ति कैसे हुई, तालिबान में सत्ता में कैसे आया, इन सबको देखेंगे तो साफ समझ में आता है कि पाकिस्तान के रास्ते वो सत्ता में आया है, चाइना के सहयोग से सत्ता में आया है। अभी जिन 6 देशों की मैं बात कर रहा था वो सारे के सारे, चाइना को छोड़ दें, रशिया और चाइना को, तो बाकी लगता है कि मुस्लिम लोग मेरे साथ खड़े होंगे। लेकिन एक गलती शायद वो कर गया, जो पंजशीर में कल हुआ, ड्रोन का हमला हुआ, पाकिस्तान ड्रोन ने जो हमला किया, उससे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी अब शायद पाकिस्तान और तालिबान दोनों के खिलाफ खड़ी होनी शुरू हो गई होगी। अभी हमने देखा जर्मनी ने इसका विरोध किया, ईरान ने किया, रशिया ने भी किया, यानी कहीं पाकिस्तान की जो डायरेक्ट एंट्री आ गई, पहले तो इनडायरेक्ट तो सबको मालूम है ही, लेकिन जो डायरेक्ट एंट्री उसने इस युद्ध में की है आरएफ के खिलाफ, वो शायद कहीं ना कहीं तालिबान पे भारी पड़ेगी। अब उसको यू टर्न करता है या इसी बात को आगे बढ़ाता है, इस बात पर निर्भर करेगा कि आगे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी किस तरफ जाएगी। ये भी हो सकता है कि धीरे धीरे अगर पाकिस्तान अपने आप को सीधा इसमें इन्वॉल्व रखता है तो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी सीधे रूप से तालिबान और पाकिस्तान के खिलाफ खड़ी हो जाए। जी, अभी तक ये जो चुप्पी है इस पर भी सवाल उठाए जाते हैं। जिस तरह से पंजशीर लगातार चुनौती दे रहा था लेकिन कुछ भी सपोर्ट नहीं मिला उसको। हाँ, मैं यही कह रहा था, अभी जो पंजशीर को या अहमद मसूद को जो सपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का नहीं मिला, तो जो पाकिस्तान ने ड्रोन पे हमला किया है, ड्रोन से हमला किया है, इसके कारण हो सकता है कल को पंजशीर के जो शेर जिसे कहा जाता है अहमद मसूद और उसकी टीम को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी भी हवाई हमले के कारण या दूसरी चीज़ों के कारण उनको सीधा सपोर्ट शुरू कर दे। हो सकता है ये धीरे धीरे बढ़ता हुआ ये एक बड़ा युद्ध का रूप भी ले ले। अभी तो ये देखना है कि तालिबान अपने आप को जब शपथ ग्रहण करेगा उसके बाद अपने आप को स्टेबल कैसे करता है। अभी आप देखिए वहाँ पे कितना 20 साल में बदलाव हुआ है। 20 साल पहले महिलाओं पे वहाँ पे जुल्म होते थे, महिलाएं चुपचाप सहती थी, कोई विरोध नहीं होता। आज तो विरोध हो रहा है। मजार शरीफ में आपका विरोध प्रदर्शन हुआ, बल्ख में विरोध प्रदर्शन हुआ, काबिल में विरोध प्रदर्शन हुआ। आप ये यकीन कर सकती हैं ये 20 साल पहले स्थिति की कोई सोच भी नहीं सकते जी, बेशक हम सोच रहे थे कि शायद बुर्खा रिटर्न होगा और कहीं ना कहीं जिस तरह से पहले महिलाओं की आवाज़ दबाई जाएगी, लेकिन जिस तरह से वो विरोध कर रही हैं तो एक उम्मीद तो नजर आ रही है कि शायद चीजें वैसी स्थिति वैसी ना रहे। 20 साल पहले वाला अफगानिस्तान ये नहीं है। वहाँ की जनता चुपचाप ये सारी बातें मान लेंगे ऐसा नहीं। अगर महिलाएं वहाँ विरोध प्रदर्शन कर सकती हैं तो वहाँ के पुरुष तो फिर इसका विरोध करेंगी। अफगानिस्तान में तालिबान का समर्थन नहीं है, वो तो अपनी ताकत और अपने बर्बरता के कारण सत्ता में है और पाकिस्तान को बिल्कुल अफगानिस्तानी पसंद नहीं करते। आप ये देखिए अभी टीवी में रिपोर्ट्स आ रही थी, वहाँ क्लासेस शुरू करनी पड़ी उनको, बच्चियों को पढ़ने के लिए निमंत्रण देना पड़ा। ठीक है, उन्होंने बीच में पर्दा लगा दिया। आप देखो कितना हास्यास्पद है, एक क्लास हो रही है और उसमें बीच में पर्दा लगा के पढ़ाई होगी। क्या ये आपको लगता है फिजिबल है? नहीं है। तालिबान भी बड़ा मजबूर है क्योंकि उसको मालूम है सत्ता हासिल करना एक बात है और सत्ता चलाना दूसरी बात है, और बिना अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के समर्थन के वो सत्ता बहुत दिन तक नहीं चला पाएगा। ठीक है। अब आप देखिए ना, मैं एक बात और कह के अपनी बात खत्म करता हूँ। ब्रिक्स की बैठक होगी 9 तारीख को। 9 तारीख को जो ब्रिक्स की बैठक होगी, क्योंकि ब्रिक्स में सारे वो देश लोग हैं जो इस पूरी दुनिया के जो महत्वपूर्ण देश हैं जो इसको गति देते हैं, उनको निर्धारण करते हैं कि आगे क्या होने वाला है पूरी दुनिया में। तो मैं समझता हूँ 9 सितंबर को एक माइलस्टोन होगा कि आगे अफगानिस्तान और तालिबान के साथ अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी क्या करने वाली है, ये सब पता लग जाएगा। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और चीन की अगर बात की जाए तो वो जिस तरह से अफगानिस्तान को, तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, तो एक प्रेशर तो भारत पर बिल्ड हो ही गया है। और कहीं ना कहीं अगर यही चीज़ें रही, बाकी देश अगर नहीं बोलते हैं, जो पंजशीर में हुआ, अगर सपोर्ट नहीं मिलता है तो पाकिस्तान क्या भारत को अब अलग थलग करने की कोशिश करेगा? बिल्कुल। देखिए, भारत पे स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों तरफ से प्रेशर है जी। और जिस तरह से अपने पैर चीन पसार रहा है खासकर इस एरिया में,
आप ये देखिए अलबद्र जो ऑर्गेनाइजेशन था बिल्कुल डिफंक्ट था, चीन ने उसको दोबारा उसमें जान डाल दी और मनशेरा में उनका हेडक्वार्टर है, तो वहां से कुछ काडर रिक्रूटमेंट कश्मीर में रिपोर्ट हुए। तो इस तरह से वो भारत को बिजी रखेगा और भारत को देखिए वो भारत को एक राइवल के रूप में देखता है और वो चाहेगा, क्योंकि चीन की जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है वो ये है कि बजाय वो कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट या काइनेटिक ऑपरेशन या कोई डायरेक्ट युद्ध के इंटरेस्ट उसमें नहीं है, वो चाहेगा कि भारत को जो ट्रुप्स है उनको बिजी रखे, वो इंसर्जेंसी को वो करेगा, वो तालिबान गवर्नमेंट को ये मजबूर करेगा या उनका वो साथ देगा कि जो उनके ड्रग्स हैं या जो मादक पदार्थ हैं वो कश्मीर से लेके पंजाब तक, और हमें पंजाब में ज्यादा नजर रखनी पड़ेगी क्योंकि पंजाब ज्यादा वल्नरेबल है जी। पंजाब की जो इंसर्जेंसी थी आपको याद अगर होगा तो 1958 में अयूब खान साहब ने उसकी बुनियाद रखी थी। तो इतनी लंबी स्ट्रेटेजिक विजन है हमारे यहाँ, हमको थोड़ी सी मस्कुलर नेशनलिज्म दिखानी पड़ेगी भारत को। अब बलूचिस्तान का ही आप देखिए जी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर खुद इतने, पाकिस्तान देखिए उस संतरे की तरह है जो बाहर से तो अच्छा दिखाई दे रहा है लेकिन जैसे ही आप उसे छीलेंगे तो सारी फांकें उसकी फिर जाएंगी। तो हमें उसको पूरा भारत को भी उस जो सिचुएशन है उसका फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि देखिए जिस तरह की दहशतगर्दी कश्मीर कर रहा है, कश्मीर में पाकिस्तान कर रहा है, चीन का उसको समर्थन है, तो हमें भी चाहिए कि जैसे बलूचिस्तान है या इस तरह के जो देश हैं क्योंकि वो भारत को एक उम्मीद की नजरों से देखते हैं, तो हमें चाहिए कि हमें उसको निराश नहीं करना चाहिए। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, इसके साथ साथ मैं ये भी समझना चाहूँगी कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हम अमेरिका के ज़्यादा क्लोज हो गए थे और बाकी अगर राज्यों की बाकी देशों की बात की जाए तो उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लिया था, क्या इसका भी नुकसान होगा? देखिए भारत के पास कोई दूसरा विकल्प था नहीं, क्योंकि आप ये देखिए कि भारत और अमेरिका की जो घनिष्ठता है वो 9/11 के बाद ही आई। अगर आप सन 45 में देखें तो अमेरिका का जो इंटरेस्ट था वो यूरोप में था, बिकॉज दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप पूरा डिवास्टेटेड हो गया था। तो भारत की जो अमेरिका के जो घनिष्ठ संबंध हैं वो 9/11 के बाद ही हुए और उसके बाद ही अमेरिका ने भारत की तरफ देखना शुरू किया। दूसरी चीज देखिए, अमेरिका एक बहुत बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर है, भारत के अंदर इस आर्म्स की जो खपत है, भारत सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है वेपन्स का। तो आप देखिए करीब $30 बिलियन की डील पिछली बार ट्रंप सरकार के साथ हुई है, कई जो वेपन्स खरीदे हैं। तो आजकल इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो आजकल देखिए कोई देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, देयर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। तो भारत का जो झुकाव है वो अमेरिका की तरफ एक वेलकम स्टेप है, क्योंकि अभी आप देखिए दो ही सुपर पावर हैं दुनिया में, रशिया तो खत्म हो गया, आप चाइना देखिए, चाइना ने स्ट्रेटेजिक विजन जो अपना व्हाइट पेपर रोल आउट किया है उसमें कहा है कि हम 2050 तक सुपर पावर बन जाएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि चीन इसकी तरफ बढ़ रहा है और इसमें कोई वो हो सकता है। आप ये देखिए उन्होंने पिछली साल जो उनकी नेवी थी, कई दशकों से अमेरिका की नेवी का वर्चस्व रहा है समुद्रों पे, अब चाइना की सबसे बड़ी नेवी है। तो अमेरिका भी जानता है कि वो अकेला चाइना की जो माइट है उसको नहीं कर सकता, तो इसीलिए ये क्वाड या इस तरह के जो डेमोक्रेसीज के जो संगठन है वो उभर के आए हैं। तो ये डेमोक्रेसीज हैं, यही जो चाइना की ऑटोक्रेसी है और या पाकिस्तान की जो टेरोक्रेसी है उसको चैलेंज करने के लिए सारी जितनी डेमोक्रेसीज हैं उनको इकट्ठा होना पड़ेगा और हमें कोई ना कोई स्टेप लेने पड़ेंगे बैनुल-अक़वामी या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे। ये स्टेटमेंट देने से कुछ नहीं होता कि सर हमने इसका संज्ञान लिया है, हम इसकी मजम्मत करते हैं, हम इसका ये करते हैं, वो जमाने लग गए। ठीक है अनिल गर्ग जी, लास्ट 30 सेकंड्स में आपका रिएक्शन चाहूंगी कि क्या कुछ अब स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि एक जवाब जाए पाकिस्तान और चीन दोनों को कि भारत अब चुप बैठने वालों में नहीं है। देखिए अभी जैसे ब्रिगेडियर साहब जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान में बहुत सारे मूवमेंट चलते हैं, चाहे वो बलूचिस्तान को लेके हो, सिंधियों को लेके हो, महाजरों को लेते हो, और हमें उसका समर्थन करना चाहिए। ठीक, मैं जानता हूँ कि ब्रिगेडियर साहब मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, ये मूवमेंट बहुत पुराने चल रहे हैं, अच्छे से चल रहे हैं और पाकिस्तान बार बार ब्लेम करता है इन सब के पीछे इंडिया है कि नहीं, इस मंच पे बैठ के हम ये तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये जरूर है कि भारत उनकी आज़ादी के लिए या उनके जो मानव अधिकार हैं उनके लिए उनके साथ खड़ा है। एक बात। दूसरी बात,
अभी जिक्र कर रहे थे कि हम अमेरिका के साथ एक क्वाड है और हमें होना चाहिए। देखिए, भारत में जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है उन्होंने सबके साथ बैलेंस करने की कोशिश की है, लेकिन ये जरूर है कि जो पहले बहुत दूरी लगती थी अमेरिका से जी 2001 से पहले या 2000 से पहले समझ लीजिए, हमारा झुकाव रशिया की तरफ लगता था, वो अब ऐसा नहीं है। भारत ने बैलेंस भी किया है। भारत ने ये कहा है कि हमारा कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं, जिसमें हमारा इंटरेस्ट होगा, जिससे हमारे देश का फायदा होगा, हम उसके साथ खड़े होंगे। वो एक साथ भारत के साथ भी अमेरिका के साथ भी खड़ा होता है और दूसरे से रशिया के साथ भी खड़ा होता है। इजराइल से भी हमारी अच्छी दोस्ती है। तो मेरा ये कहना है, भारत अपनी सीमा का सुरक्षा करने में सक्षम है, उसकी कड़ी नजर है, पीओके पे भी नजर है और पीओके से लगती हुई हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी नजर है। ठीक है अनिल जी, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। ब्रिगेडियर साहब, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं भारत की वेट एंड वॉच स्ट्रेटेजी जो है वो अब तक कामयाब होती नजर आई है और भारत चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो वक्त आने पर पाकिस्तान और चीन को कड़ा संदेश भी देगा। इस खास पेशकश में इतना ही। सहारा बना।